नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं निस्वार्थ समाचार 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जो आदमी पीएचडी हो गया, डीएम बन गया, कुछ पद पे पहुंच गया, हम समझते हैं कितना ज्ञानी आदमी है यार ये। हम शिक्षा और ज्ञान में भी अंतर नहीं समझते हैं। शिक्षा तो मिल सकती है आपको कॉलेज में, क्लास में, यूनिवर्सिटी में, ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान लेने के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों के पास ही जाना पड़ता है। और आप कोई काम शिद्दत के साथ करें, ईमानदारी से काम करें, तो आप देखिए कि बहुत साधारण से परिवार के हम लोग, जिंदगी की जद्दोजहद अपनी जगह जारी है। यह तय है कि एक दिन मौत होगी, एकदम इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसका समय, उसकी जगह तय है। जब होगी कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, और जब नहीं होगी तो कोई माई का लाल मार नहीं सकता। इसलिए जब तक जिंदा हैं, यह तय किया है कि अगली नस्ल को हर वो सच बताएं जिसके कारण वो भ्रमित हो गया है। हम अपने बच्चों को पैदा होने से पहले अपने दिल पे हाथ रखिए। हो सकता है इस हॉल में ऐसे लोग ना हो, लाखों लोग घर में पैदा नहीं होता, परिवार को चिंता होती है कि सेंट स्टीफन में सीट बुक हो जाए। पढ़ाएंगे सेंट स्टीफन में, फिर कहेंगे ये हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता। उदय महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता नहीं रटाएंगे, लेकिन बच्चे को मेहमान के सामने मशीन की तरह खड़ा कर सुनो सुनो जैक एंड जिल, जैक एंड जिल। वो बेचारा खाम खा उसको जैक एंड जिल जान उसके ठूस दिया मुंह में जैक एंड जिल। हमें बीमारी है कि हमें मिश्रा जी से सुपीरियर दिखना है, मिश्रा जी को शर्मा जी से दिखना है, शर्मा जी को सिंह साहब से दिखना है। हमारा कंपटीशन आपस में है। इसलिए जब आपके अंदर चेतना जाग रही है तो कुछ लोगों की चिंता बढ़ गई है, इसलिए उनका संकट है। इसलिए वो ये जगह जगह कहते फिर रहे हैं कि 10-12 लोग देश में हालात खराब कर रहे हैं। ये संकट है उनका। हमने ना कभी उनका नाम लिया, ना उनके बारे में बोला, ना हम लेना चाहते हैं। लेकिन दुख है कि सच को आज भी स्वीकार नहीं कर रहे। अगर भारत में हर आदमी हिंदू है तो फिर जनसंख्या नियंत्रण की चिंता क्यों है? सच बोलो, जोर से बोलो, किसी से मत डरो। अगर 2022 और 23 के भारत में आप नहीं बोले तो यकीन मानिए, आज हम जब विवेचना करते हैं, नेहरू ने ये किया, उन्होंने ये किया, फलाने ने किया, ढमाके ने किया, आज मुझे लगता है, मैं ये मानता हूं, इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ आपसे कहा, आज अगर हमने ना तो हमने सुभाष को देखा, ना सावरकर को देखा, ना शिवाजी को देखा, लेकिन एक भूमिका आपको मिली है जिसमें ना संविधान आड़े आ रहा है, ना सरकार आड़े आ रही है, ना आपकी नौकरी आड़े आ रही है। उसको ईमानदारी से कर दीजिए। इस 10 साल के 12 साल के सफर में जो कुछ हमको थोड़ी बहुत संतुष्टि है, उसके बाद लगता है कि इतनी ज्यादा संतुष्टि तो किसी को अपने जीवन में नहीं मिली होगी। इसलिए जब आप ताली बजाते हैं, बड़ी संख्या में सुनने आते हैं, जब पता चलता है कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं, तो अक्सर लोग तालियों को समझते हैं कि ताली बजाने से आपने ताली बजा दी क्योंकि बहुत बड़ा आदमी भाषण दे रहा है। मैं ये नहीं मानता। आपकी तालियां, आपकी गिनती, आपका शोर, ये सब हम जैसे लोगों की आवाज को और पैरों को बांध देता है कि भटके नहीं। ये और ताकत देता है कि अगली बार कहां जाना है, उससे भी ज्यादा सख्त लहजे में अपनी बात करें। इसलिए ये विष्णु शंकर जैन, ये ऐसे लोग क्यों पैदा हो रहे हैं? तत्कालिक तौर पर लोग कह सकते हैं कोई सरकार बदल गई इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। विष्णु शंकर जैन
कि पिता ने वो काम किया जो इस 70 सालों में किसी महापुरुष ने नहीं किया। और बार बार मैं उसकी तुलना जब करता हूं तो तथ्यों के साथ करता हूं, इसलिए मुझे लगता है कि आपके भाग्य में आप अपनी मर्जी से यहां नहीं आए हैं। ये मैं जानता हूं, आप अपनी मर्जी से नहीं आए, ना अपनी मर्जी से जाएंगे। मैं यहां आया हूं, माध्यम बने हैं डॉक्टर साहब, आपके शहर के दोनों प्रबुद्ध लोग दिल्ली तक पहुंचे हैं। और जब मेरे साथी होम से कहा कि कोई वाइस चांसलर साहब आ रहे हैं, तो मैं बहुत ये था, यार मुझसे कोई वाइस चांसलर मिलने के लिए दिल्ली तक पहुंचे, क्योंकि हमको लगता था यार हम इतने बड़े आदमी तो कभी भी नहीं हुए, तो कोई वाइस चांसलर मिलने आए। अब वहां हमारी जो रिहाइश है उसमें कुछ ऐसे मामला थे जिसके कारण मैं वहां नहीं बुला सकता। तुम मिलने आया तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा, यार मुझे बुलाने के लिए इतने बड़े लोग आए हैं और वो चाहते हैं आ जाएं। हमसे तो आप टेलीफोन पे कहते थे, हम तब भी आ जाते हैं। तो ये मुझे लगा कि इसका मतलब है समाज में वो वर्ग जो ये मानता था कि डिग्री, बड़ी नौकरी, बस जीवन सफल है, बच्चा है कोई तो उसको पढ़ा दो ठीक से, बड़े पैकेज पे अमेरिका भेज दो, यही जीवन है। अगर यहां तक वायरस हमारा पहुंच गया है तो बरेली क्या, हम तो कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं बहुत ईमानदारी से आपके सामने कुछ बातें और रखना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि सुभाष चंद्र बोस की लड़ाई, सावरकर की लड़ाई, शिवाजी की लड़ाई, इसके लड़ने के लिए संसद में जाने की जरूरत है। संसद में जो गया वो नियमों से बंध गया, और आप उससे ये उम्मीद करें कि वहां जाकर के वो कुछ करने वाला है, वो नहीं करेगा। इसलिए सत्ता के माध्यम से सब कुछ नहीं हो सकता। हां, सत्ता ये जरूर चाहती है, ये हमारा एक्सपीरियंस बताता है 10 साल में, सत्ता ये चाहती है कि ये बात जमीन से उठ के आए और तब मैं खड़े होकर करूं तो पूरी दुनिया को पता चले कि 95 करोड़ लोग चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। 2 मिसालें आपके सामने रखता हूं। सुभाष के बारे में बहुत कुछ सुना होगा आप लोग, उस पूरी युद्ध में हम शामिल हैं, इसलिए आपके सामने रखता हूं ताकि आपका उत्साह बढ़ेगा। सुभाष चंद्र बोस 1945 में बताया गया कि वो प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई। ये थ्योरी चलती रही। ताज्जुब देखिए कि सरकार बता रही है कि 1945 में प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई, और 1958 तक कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी होती रही। अब सुभाष चंद्र बोस पे जो भी कुछ हो, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी और किस तरीके से सब कुछ हुआ, तब हमारे मन में यह आया कि क्या जो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जो डी क्लासिफाइड पेपर हैं, जो क्लासिफाइड पेपर हैं, कैसे हम उन्हें सार्वजनिक कर दें और सरकार को यह मौका मिले कि अब तो कागजों के तहत पता चल गया कि सुभाष कौन थे, कहां थे। तो पहले उस पेपर का हम लोगों ने दबाव बनाया और वो डी क्लासिफाई हो गए, और फिर सरकार का एक भी मंत्री, पार्टी का एक भी कार्यकर्ता और हिंदुओं के हजारों ठेकेदारों ने उस पर चर्चा नहीं की है। हमने उन्हीं कागजों से, देश में अनुज धर साहब हैं, जीडी बख्शी हैं, सब जगह जगह जाके बताया कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, सुभाष चंद्र बोस की हत्या 1945 में नहीं हुई, वो कहां पे थे, कैसे थे, ये सारा डॉक्यूमेंट है। उन्होंने उस वक्त ये कहा कि थोड़ा सा स्लो चलिए। हमने कहा उनका काम है, संवैधानिक पद पे बैठे, हमको मालूम है कि हमारा हिंदू जरा देर से जगेगा, इसलिए हर गली गली जाके बोला। और बोलने का भाव ये होता है, मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं कि बार बार हम सब में ये होता है कि जब तक वो पद नहीं मिलेगा हम नहीं कर सकते। बिना पद का आदमी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसको किसी प्राप्ति और खोने का डर ही नहीं होता। और पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के बोले, और आपकी पूरी ये जो बेल्ट है
वेस्टर्न दिल्ली की और यूपी की, इस बेल्ट में सुभाष के ज्यादा मानने वाले हैं। उनके अपने राज्य में हो ना हो कुछ नहीं हुआ, और इतनी मुहिम चलाई कि एक दिन शाम को इस देश का मुखिया इंडिया गेट पे गया और उसने कुछ नहीं किया, एक अनाउंसमेंट किया कि 26 जनवरी जो 24 जनवरी से शुरू होती है, अब से 23 जनवरी से शुरू होगी। बहुत सारे लोगों को कहा कि यार इसमें क्या होगी, क्योंकि आधे ज्यादा तो अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते, तो सुभाष की क्या जानेंगे। और जैसे ही अनाउंस हुआ तो लगा कि सनातनी हिंदू सो रहा है। उसने दूसरे दिन धमाका किया कि शायद ये जग जाए, और दूसरे दिन उसने अनाउंसमेंट किया कि जो भारत की प्रभुसत्ता है, जहां लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन, सारे बड़े बड़े दफ्तर हैं, उस दफ्तर के सामने इंडिया गेट है। उस इंडिया गेट के सामने एक कैनोपी है जहां ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में स्थापित करने वाला जॉर्ज पंजम की मूर्ति 1968 तक लगी हुई थी। 1968 तक जॉर्ज पंजम हमारे पिताजी थे। हमने मूर्ति लगा रखी थी उनकी, वो 68 में हट गई। फिर बीच में बापू की लगाने की कोशिश की, फिर गांधी की लगाने की कोशिश की, नहीं हुई सफल। उस वक्त ना ये थे ना हम थे, हम भी बहुत छोटे थे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो आपके भाग में लिखा है वो आएगा, उसे वैसे ही लेने की तैयारी करिए। नानुकुर मत करिए कि नहीं मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। आपको वही भूमिका तय करने के लिए ऊपर वाले ने भेजा है कि आज आप सुन रहे हैं, कल आपको देश को सुनाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए जब ये सब कुछ हुआ तो एक मुहिम चली और हमने कहा कि अगर ये जो इंडिया गेट पे कैनोपी खाली पड़ी है, अगर इसमें सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लग जाएगी तो आने वाली नस्लें ये सवाल पूछेंगी कि देश का, अखंड भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। और उस दबाव में पॉलिटिकल लोगों के, राजनीतिक लोगों का कब कौन सा काम करना है ये उनका प्रेरोगेटिव है, क्योंकि उनको मालूम है कब मंदिर का फैसला आना है, कब 370 करनी है, ये उन पे छोड़ दीजिए। हम कुछ जानते नहीं हैं, हमारी ख्वाहिशें तो इतनी है कि हम सुबह से शुरू करें तो रात तक मोदी करते ही रहे, तब भी दिल नहीं भरेगा। ये प्रेरोगेटिव उसका है, छोड़ दीजिए, वो अपने एजेंडे से करेगा कि किसको करने से कब फायदा होगा, कब नहीं होगा। और एक दिन एक घोषणा हुई कि इस इंडिया गेट के ऊपर 28 फीट की ऊंची ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति सुभाष की लगेगी। और यकायक एक दिन वहां सुभाष चंद्र बोस स्थापित हो गए। जब वो स्थापित हुए तो मुझे एक दिन पहले ही उज्जैन में सभा करनी थी, तो बख्शी साहब का मैसेज गया कि प्राइम मिनिस्टर ने इसको कल इनॉग्रेट करने के लिए बोला है। हम तो चाहते थे कि उनकी बर्थडे पे करें, लेकिन हमने कहा कि इसकी बहस मत करिए जी साहब, हमारे बीच में ये हुआ कि इसमें प्रेशर मत बनाइए कि फला दिन करें। कल किसने देखा है ये लग जाएगी, कल क्या होगा नहीं होगा, क्या राजनीतिक उठापटक होगी, इसको कल की डेट में ही करा दीजिए। मैं वहां से वापस लौटा, हम लोग वहां बैठे और वहां एक टेलीविजन वाले ने मुझसे पूछा कि अब आपका अगला एजेंडा क्या है। तो हमने कहा अभी ये मूर्ति लगी है, मूर्ति से जो सड़क निकल के राष्ट्रपति भवन तक जा रही है, जैसे राजपथ कहते थे अब वो कर्तव्य पथ हो गया है। हमारा इतना ही एजेंडा है कि ये सड़क जो सुभाष चंद्र बोस के पैरों को छूती हुई राष्ट्रपति भवन में जा रही है, हम ये जानना चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति भवन में, मुगल गार्डन में मुगल कब टहलने आया था। हमने कहा जो दिल चाहे इसका नाम रख दो, लेकिन ये मुगलों को राष्ट्रपति भवन से निकालो। अगर इसमें किसी का रखना है तो आजाद भारत के किसी का भी रखो, स्वामी विवेकानंद का रखो, किसी का रखो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बात हमारी बात ही मान ली जाए। हमने विवेकानंद का नाम चाहते थे, एक दिन पता चला कि मुगल साहब निकल गए, कबाड़े में चल गए। तो आप किन बातों को रखते हैं और कैसे रखते हैं, इससे यह तय होता है कि आप अपने लिए मांग रहे हैं या राष्ट्र के लिए मांग रहे हैं।
इसलिए 1946 की 6 घटनाएं ऐसी हैं जो भारत के हर बच्चे को जाननी चाहिए, जो आपको किसी इतिहास की किताब में नहीं मिलेगी। और अगर हम उन्हें जान जाएंगे तो आज हम कहां हैं, क्यों हैं, यह आपकी समझ में आ जाएगा। जनवरी 1946 में भारत में प्रांतीय असेंबलियों का चुनाव हुआ। पूरे देश की प्रांतीय असेंबलियों की कुल गिनती 1585 थी, 1585। ये टोटल सीटें थी। उन सीटों में से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। जनवरी 1946 में जब चुनाव हुआ तो चुनाव का नारा था, हर कीमत पे लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। ये मैं नहीं कह रहा, आर्काइव में रखा हुआ है। और चुनाव हो गया। 492 में से 427 सीटें मुस्लिम लीग ने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से जीती और बाकी सीटें कांग्रेस पार्टी के मुसलमानों ने जीती है। कांग्रेस जीत गई। तो इमीडिएटली मार्च में महेश्वरी भाई, एटली ने, जो इंग्लैंड का पीएम था, उसने घोषणा की कि हम जल्दी ही भारत में सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं। मार्च 1946 में। अप्रैल आया, मई आया, जून जुलाई अगस्त आया। सोचिए कि अप्रैल के अंदर जैसे ही यह बयान आता है, अप्रैल 46 में एक घटना घटी है। और घटना यह हुई कि हमारे यहां कांग्रेस की परंपरा जो रही है, उसमें राष्ट्र, उसका जो अध्यक्ष होता है वो 2 साल के लिए बनता है। 23 मार्च 1940 में लाहौर, जो पाकिस्तान में है, वहां मुस्लिम लीग का एक रेजोल्यूशन पास हुआ। पाकिस्तान बनाने का रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 में हुआ। और जिन्ना ने उस रेजोल्यूशन पास करने के बाद यह कहा कि जो कांग्रेस के पास मुसलमान हैं, ये नकली मुसलमान हैं, असली वाले हम हैं। तो यहां वालों को असली वाला दिखाना था। इसलिए 1940 में क्या जगह है, झारखंड की राजधानी रांची से शायद 100 किलोमीटर दूर एक जगह है रामगढ़। रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और एक आदमी 1888 में मक्का में पैदा हुआ, 1902 में भारत आया, 1906 में मुस्लिम लीग बनी। उस आदमी का नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना और 46 तक रहा। 46 में नए अध्यक्ष का चुनाव होना था, क्योंकि इन 2 घटनाओं से अंग्रेजों को पता चल गया कि चुनाव में कांग्रेस जीत गई है और इसके बाद में हमने ऐलान कर दिया है ट्रांसफर ऑफ पावर का, तो हमको अपना एक पपेट चाहिए। तो 20 अप्रैल 1946 को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा की गई। और जब उन्होंने यह घोषणा की, हमारे प्यारे बापू, बेमतलब के जबरदस्ती के हमारे बाप, उन्होंने फौरन एक घोषणा की। ये सारी चीजें मैं आपको डॉक्यूमेंटेड बता रहा हूं। उन्होंने फौरन घोषणा की, जैसे ही कहा गया कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुनाव की घोषणा हो गई है, 27 तारीख को गिनती होगी, 20 तारीख को नोटिफिकेशन हुआ, बापू ने फौरन कहा, मेरी पहली पसंद तो नेहरू है। अभी तक तो हम समझ रहे थे गुप्त बात है, उन्होंने सार्वजनिक कर दी। लेकिन 27 अप्रैल को पूरी प्रोविंशियल असेंबली से, 15 असेंबली से वोट आए और वो डिब्बे में बंद थे। यह घटना बहुत सारे राष्ट्रवादी बताते हैं कि उसके बाद यह हुआ कि 27 अप्रैल को वोटों की गिनती होनी थी, नए अध्यक्ष का चुनाव होना था। मौलाना आजाद चुनाव अपना इस्तीफा दे चुके थे। आप सोचिए कि उस चुनाव की लड़ाई में कांग्रेसियों ने नेहरू को अपना कैंडिडेट तक नहीं बनाया था कि ये चुनाव में उम्मीदवार भी हो।
फिर बापू के माध्यम से जबरदस्ती उन्हें कैंडिडेट बनाया गया। और यह बात किसने लिखी है? जो उस पूरी घटना में जिन्हें साहिबे मामला बनाया गया था, जिनकी देखरेख में वो चुनाव की मतगणना की गिनती होनी थी, डिब्बे खुले थे, उन साहब की किताब लिखी उन्होंने एक, वो इस देश से गायब हो गई। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन ने किताब वो छापी है। उनको बिठाया गया और उनकी देखरेख में डिब्बे खुले। डिब्बे खुले तो उसमें एक वोट इनवैलिड था, 2 वोट पट्टाभी सीतारमन को और एक और दूसरे थे। कुल मिलाकर के 12 वोट सरदार पटेल को मिले और पंडित जी को एक भी वोट नहीं मिला। तो वो लिखते हैं, जो उस वक्त उस प्रोसीडिंग के हेड थे, उनकी अपनी किताब है, किसी तीसरी सोर्स ने नहीं लिखी है। उन्होंने कहा कि गांधी ने कहा, भाई ये नेहरू तुम्हें तो एक भी वोट नहीं मिला। तो नेहरू ऐसे मुस्कुराए जैसे फूल मुस्कुराता था और उसके बाद चुप हो गए। फिर गांधी जी ने जो जघन्य अपराध किया, जो कहने की हिम्मत नहीं है इस देश में। मैं इसलिए कहता हूं कि उम्र में कोई कितना भी बड़ा हो, उसकी मर्यादा, शब्दों की मर्यादा, सम्मान के साथ उसके झूठ को एक्सपोज करना चाहिए। ये बड़ा है तो उसके बारे में अमर्यादित शब्द इस्तेमाल न करें, उससे बात आपकी हल्की पड़ जाती है। इसलिए हमारे यहां बुजुर्ग रिक्शे वाला भी अगर उम्र में बड़ा है, तब भी हम आप करके और जी करके बात करते हैं। लेकिन बड़े होने का यह दम नहीं है कि आप चौराहे पे झूठ बोलो और आप बड़े हो इसलिए मैं आपकी बात मानूंगा, यह नहीं होगा। गांधी जी ने क्या कहा? पर्ची लिखी और जो उसको प्रोसाइड कर रहे थे उनको दी कि सरदार पटेल को दे दो। सरदार पटेल ने पर्ची पढ़ी और वापस कर दी, फिर दोबारा दी और कहा कि सरदार, उस पर्ची में लिखा था कि सरदार पटेल से कोई इस्तीफा दे दे। सरदार पटेल स्वाभिमानी आदमी थे, उन्होंने पर्ची रखी, चले गए। जिस आदमी को अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए उस वक्त के कांग्रेसियों के बारे में सोचिए, आज वाले नहीं है, वो कितने राष्ट्रवादी थे कि गांधी की अपील को ठुकरा दिया उन्होंने। आज तो इस गांधी की अपील नहीं ठुकरा पा रहे, उस गांधी के अपील को ठुकरा दिया था। बहुत बहादुर लोग होंगे वो, जो भी लोग थे धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने अपने दिल की बात सुनी और 12 के 12 वोट सरदार पटेल को दिए, नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला। और ताज्जुब देखिए कि जिस शख्स को अपनी पार्टी के अध्यक्ष बनने का एक भी वोट नहीं मिला, वो इस देश में पहला प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन इतिहास की एक प्रवृत्ति होती है कि अगर सच को आप हजारों किलोमीटर नीचे भी दफन कर दें तो सच कभी ना कभी दुगनी ताकत से ऊपर खड़ा होता है। इसलिए आज हम सब लोग भाग्यशाली हैं, हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं, आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं, महेश्वर भाई अपनी निभा रहे हैं, डॉक्टर साहब अपनी निभा रहे हैं। ये सबकी भूमिका है, सब बोलेंगे ऐसा नहीं होगा। अगर डॉक्टर साहब नहीं होते तो मैं यहां नहीं आता, अगर महेश्वरी भाई 2 साल पहले नहीं मिलाते तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे बुलाने आए हैं, जरा आप भी मिल लीजिएगा। इस भूमिका को अगर जो नहीं निभाएगा, सिवाय अफसोस के जिंदगी भर उसे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। जाना हम सबको है, ऐसा नहीं कि हम यहां रुकने वाले हैं। इसलिए जरा पैरेलल खींचिए। जो आदमी चुनाव के बावजूद भी अपनी पार्टी के 12 वोट के आप 2 वोट नहीं ले पाया, वो इस देश में 2 सितंबर 1946 को शपथ लेके पहला प्रधानमंत्री बना। लेकिन हमारे बीच में पुरुषार्थी, बहादुर, निडर लोग मौजूद थे। हमारे समाज ने कभी बहादुर के पीछे खड़ा होना नहीं सीखा। हम दलालों, चमचों, चाटुकारों के पीछे खड़े होते हैं इसलिए कि हमें लगता है इससे कुछ मिल जाएगा। बहादुर आपको कुछ देगा नहीं, बहादुर आपसे सीधी आंखों में आंखें डाल के बात करेगा। यह समाज नहीं खड़ा हुआ और नहीं खड़ा हुआ, उसकी सजा हम और आप भुगत रहे हैं। इसलिए अगर मुझे यह मौका मिला है, हमारे साथियों को यह मौका मिला है
कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले अपनी बात कहनी है और सच कहनी है, तो हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि हमें कौन हमारा नाम लेगा, हमारी पट्टिका कहीं लगेगी, जरूरत नहीं थी। सुभाष को भी इसकी चिंता नहीं थी। सुभाष का परिवार तो कोई जानता भी नहीं है कि 4 भी लोग हैं, ना उनकी किसी को जाति का पता है, तो वो जातिवादी लीडर भी बन जाते। लेकिन जिस सुभाष को दफन किया, 75 साल बाद एक आंधी चली, भारत की सत्ता के केंद्र में सबसे तन के खड़ा हुआ है। कोई उसके परिवार वाला नहीं आया, कोई उसकी जाति वाला नहीं आया। हम सब ने मुहिम चलाई क्योंकि वो बहादुर था। पहली बार सनातनी हिंदू बहादुरों के साथ खड़ा होना शुरू हुआ है, इसलिए आप आए, इसलिए ये बदलाव हो रहा है। उस आदमी ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की घोषणा करने के बाद भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की। जिस आदमी को अपने पार्टी के 15 में से एक भी वोट नहीं मिला, उस सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को जब आजादी की घोषणा की, सरकार की घोषणा की, दुनिया के 11 राष्ट्रों ने मान्यता दी है, जिसमें आज का यूएसएसआर शामिल है। आप तय करिए कि बहादुर के साथ खड़े होंगे कि चाटुकारों के साथ खड़े होंगे। और ये कहानी यही रुकती। हम बहुत ज्ञान देते हैं भाई। 70 साल इतिहास में एक डॉट बराबर होते हैं, कोई बहुत लंबा इतिहास नहीं होता। हमने तो कल तक झूठ बोला है। हम इतने नशे में थे, कोई जाति के नाम पे बोल रहा था, कोई पार्टी के नाम पे बोल रहा था, लेकिन राष्ट्र के नाम पे कोई सच नहीं बोलना चाहता था। मेरठ की एक सभा में कुछ लोग थे नाराज। अब सरकार के किसी फैसले से आप नाराज हो, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन आपकी नाराजगी अगर समय पे होती तो ज्यादा अच्छी लगती है। सुना कि किसी को पद्म विभूषण दे दिया है, उससे लोग नाराज हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि जो पद्म पुरस्कार हैं, इन पद्म पुरस्कारों की कमेटी का चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है कि नहीं होता है? हम थे नहीं उस वक्त, हमारे बड़े भाई वगैरह रहे होंगे। 1955 में पद्म पुरस्कारों के कमेटी का चेयरमैन प्रधानमंत्री की हैसियत में जवाहरलाल नेहरू साहब थे। अगर आप विदेश में नौकरी करें या विदेशी मीडिया में नौकरी करें, तो आप अपने घर में अपने आस पड़ोस के लोगों को रौब गालिब कर सकते हैं कि आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप बहुत बड़े 30 मार खां हैं। लेकिन जब बाहर जाएंगे ना, तो कोई आपको किसी पार्टी, किसी जाति से नहीं देखता, वो आपको एक भारतीय की निगाह से देखता है। और जब वो आपसे सवाल रखता है तो आपकी आंखें शर्म से जमीन में गड़ जाती हैं। लेकिन नहीं गड़ी हमारे यहां, इसलिए ये विषय नहीं बना। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस पद्म पुरस्कारों के चेयरमैन थे। ये ऐसा अजूबा हुआ है कि 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को ही भारत दे दिया। पूछा ये सवाल कभी किसी ने? बड़े महान हैं चाचा नेहरू से, हर आदमी हाथ मिलाने के लिए बेकरार है। चाचा नेहरू मिल लेते तो घर में तस्वीर लगाते, इस बेहया आदमी की तस्वीर। और ये सिलसिला रुका नहीं। ये सवाल तो पूछ सकते थे ना, इसमें तो कोई हिंदू मुस्लिमों कांग्रेस और बीजेपी नहीं थी भाई। नहीं पूछा। उनकी बेटी, उन्होंने 1970 में अपने आप को दे दिया, अपने आप को। उसमें एक प्रोविजन होता है। मैंने सिंह साहब ने मुझसे पूछा, मैंने कहा सिंह साहब मुझे बताइए कि उसमें प्रोविजन होता है कि प्रधानमंत्री जिनके नाम रिकमेंड हो जाते हैं, उन सब से उनके बारे में लिखता है क्या तीर मारा इन्होंने, सब लिखता है। मैंने कहा ये पहला आदमी था, अपने बारे में ही लिख के दे दिया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कि मैंने ये किया है। और क्या किया है वो मुझे बायोडाटा नहीं मिला, जिस दिन मिल गया सार्वजनिक कर दूंगा। और ये खानदान भारत रत्न है। ऐसे ऐसे नमूने पैदा किए हैं कि पूछिए मत। एक चले गए यहां से बाहर जहाज उड़ाने के लिए, जहाज खड़ा किया, प्रधानमंत्री बने, उतरे, उन्हें भी भारत रत्न। और आप किसी की पीड़ा का मजाक उड़ा सकते हैं, किसी की पीड़ा पे हंस सकते हैं।
लेकिन पीड़ा तो समझिए, 3 को मिल गया है, चौथा बेचारा लगा हुआ है। उसने डिस्कवरी पर डिस्कवरी कर दी। कोई तो मानो, वो तो आलू से सोना बना रहा है। आप उसके दर्द को समझिए भाई, उसे कोई सीरियस नहीं ले रहा है। अब उसको लगता है मैं ही खानदान में एक ऐसा बचूंगा जिसे भारत रत्न तो मिलना चाहिए, कम से कम दे दो इसको भी तो छुट्टी हो जाए। तो हमने इन चीजों पे नहीं बोले, कहीं पार्टी लाइन पे नहीं कोई बोले, कभी जाति के नाम पे नहीं बोले, कभी अपने इलाके के नाम पे नहीं बोले। आप इसमें व्यस्त थे। इसलिए मैं आज भी मानता हूं कि हमारे सनातनी सभ्यता में उस समय का अगर सबसे बड़ा कोई हीरो है, इसलिए अगर यहां ब्राह्मण बैठे हुए हैं, यहां ठाकुर बैठे हुए हैं, यहां बनिए बैठे हुए हैं, यह महत्व नहीं है। हम बेईमान हैं। अपने आप से पूछिएगा। बहुत लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए मैं कहता हूं अपने आप से पूछिएगा कि हम सच में क्या करना चाहते हैं। हम भारत राष्ट्र को, भारत माता को सच में जो नारा लगाते हैं वो बनाना चाहते हैं कि इस भारत माता को लूटने के लिए अपना कुछ उसमें हिस्सा चाहते हैं, यह तय कर लिया। किसी आक्रांता ने आपको नहीं कहा कि आप ब्राह्मण हैं कि ठाकुर हैं कि बनिए हैं, किसी ने नहीं कहा। आज की स्थिति बताता हूं। ब्राह्मणों पर टिप्पणी कर दीजिए, गाली दे दीजिए ब्राह्मणों को, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर भी जो उसका एक एस्पेक्ट है उसको खुले में रखता हूं मैं। ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मण से ठीक है, दे दीजिए गाली, सब बहुत दे रहे तो आप भी दे दीजिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आज मानता हूं कि हमारे समाज में आज भी ना तो मेरे दादा ने, परदादा ने, किसी ने मेरे खानदान में रावण को नहीं देखा। रावण ब्राह्मण था, इसमें तो कोई सवाल नहीं, महाज्ञानी भी था। उससे उस समय के सामाजिक परंपराओं और आदर्शों का निषेध हो गया और उसने एक गलत काम कर दिया। आज 2023 है, किसी ने देखा है कि नहीं देखा मैं नहीं जानता, ये सच्ची कहानी झूठी कहानी ये भी मैं नहीं, लेकिन एक कहानी चल रही है कि रावण ने ये गलत कृत्य किया लेकिन ब्राह्मण था। आज भी रावण उस कृत्य के कारण चौराहे पे जलाया जाता है और आज भी परशुराम जो ब्राह्मण हैं अपने कृत्य के कारण पूजे जाते हैं। ये परशुराम का वाक्य है, जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र पैदा होता है, अपने कर्मों से ब्राह्मण बनिया ठाकुर बनता है। मां के पेट से ना कोई ब्राह्मण पैदा होता है ना कोई ठाकुर पैदा होता है। भारत भूमि अनादि अनादिकाल से कर्म प्रधान रही है, जाति प्रधान कभी नहीं रही। और जिस ब्राह्मण को आप गाली देने में आपको सुख प्राप्त होता हो तो आप सुख प्राप्त कर लीजिएगा, लेकिन अभी भी देखिए, आज की डेट की बात बता रहा हूं मैं, इतना डिस्टॉर्शन के बावजूद भी हमारे यहां कभी लिखित इतिहास का चलन नहीं था, ओरल था कि उसमें टेम्परिंग ना हो जाए। उस ओरल इतिहास की परंपरा समाप्त हुई। तो आज भी देखिए कि जिस ब्राह्मण रावण का वध, जिसे वध नहीं कहना चाहिए, किसने किया? उस समय के एक छत्री ने। राम छत्री थे, लेकिन जिस छत्री ने रावण का अंत किया, रावण ब्राह्मण है, ब्राह्मण मंदिर में बैठा है, जनेऊ डाल के बैठा है, पूजा कर रहा है। उस ब्राह्मण से किसी ने पूछा कि जिस ब्राह्मण को एक क्षत्रिय ने मारा, तो उस क्षत्रिय की पूजा कर रहा है। कितना बड़ा पैराडॉक्स है। और वही ब्राह्मण जो मंदिर में पूजा कर रहा है, वो मिश्रा जी और शर्मा जी की लिखी रामायण नहीं, वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ा रहा है। आप कहते हैं कि जातिवाद है, कौन सा जाति? इसलिए इस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया। लिहाजा जाति आपकी निजी पहचान हो सकती है,
जिसे मकान नंबर अलग अलग होते हैं। अब अगर कोई ये कहे कि गांधी जी एक्सपेरिमेंट में ट्रुथ कर रहे थे, तो वो परंपरा तो अभी तक एनडी तिवारी ने निभाई। तो सही बात को सही पर्सपेक्टिव में रखिए ना, इसमें किसी के अपमान की बात कहां से हो गई। गांधी जी बुजुर्ग हैं, 2 बार जी लगा तो उनके नाम के आगे से क्या पकड़ता है। लेकिन अगर उन्होंने राष्ट्र के साथ कोई ऐसी बात तथ्यों के साथ, भावनात्मक नहीं, तो उनका फिर विरोध होना चाहिए। गांधी जी के कई धरने बड़े मशहूर हैं। गांधी जी से कोई मेरी निजी झगड़ा नहीं, ना उनके अपमान करना चाहता हूं, लेकिन हम आज राम पे सवाल उठाएं, सीता पे सवाल, सब पे, भाई गांधी पे भी बात हो सकती है कि नहीं हो सकती है। मेरा तथ्य गलत हो तो आप कहिए कि साहब आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। गांधी जी का मतभेद भीमराव अंबेडकर से किसी बात पे हुआ, शायद वो अलग वोट करने वाला मामला था। गांधी जी ने उनसे ये कहा कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। तो अंबेडकर उनसे कह रहे हैं कि आप मुझसे बड़े हैं, इस देश के लिए बड़े जरूरी हैं, आप धरना ना दें, मैं आपकी वजह से इस बात को वापस ले रहा हूं, लेकिन बात मेरी से है। सुभाष को 39 में जब वो अध्यक्ष बन गए थे, तो क्या कह करके और किसके कहने पे गांधी जी ने इस्तीफा लिया था उनसे, किस कारण से लिया था। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। गांधी जी लगातार कहते रहे कि भारत का विभाजन मेरी लाश पे होगा। इसका मतलब उनको पता था कि कहीं विभाजन की सुगबुगाहट है। और जब उन्हें यह पता था तो कोई ऐसी घटना बता दें, किसी इतिहासकार द्वारा लिखी बता दें कि गांधी जिन्ना और नेहरू के सामने कब धरने पे बैठे हैं। और इतनी क्लासिक कहानी है जो फैक्टों पे आधारित है। 20 जनवरी 1948 को गांधी जी के ऊपर बिरला मंदिर में, जहां वो पूजा करते थे, उस बिरला मंदिर, वो दिल्ली में है, मंदिर मार्ग पर कभी जाके देखिएगा, उसमें एक आदमी मदनलाल ढींगरा, जो कोई पाकिस्तान से आया था, बहुत ज्यादा एक दुखी था उस पार्टीशन से, उसने कहीं एक सुतली का बम बाहर फेंक दिया और उससे एक ईंट टूट गई। इस घटना को जानना ज्यादा जरूरी है, और यह भारत के किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है, किसी ने नहीं लिखा है। यह 20 जनवरी 1948 की घटना है। आप सोचो कि 48 का गांधी कितना पावरफुल होगा। उस समय तक तो करीब करीब सारी चीजें फाइनल हो चुकी थी। भारत का एक भी लीडर नहीं मिलने गया। पूरे शहर में खबर फैल गई, गांधी जी पे प्राणघातक हमले के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन गांधी जी से कोई लीडर नहीं मिलने गया। कौन मिलने गया पता है आपको? एक किताब है जिसे इस देश में अक्सर लोग बहुत कोट करते हैं। उस किताब का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। डोमिनिकी और लैरी ने लिखी है, दोनों अंग्रेज के ब्रदर हैं। उस किताब के पेज नंबर 631 के चौथे और 5वें स्टेंजा में क्या लिखा हुआ है। जब उसे पढ़ा तो मुझे लगा कि इस पे भी डिबेट नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो उस आदमी ने लिखा है जिसने बातचीत की है। आपको पता है कि सबसे पहले गांधी जी को देखने कौन गया? उस महिला का नाम है एडवीना माउंटबेटन। उन्हें गांधी की चिंता थी। अब एडवीना माउंटबेटन गांधी से संवाद कर रही है। वो संवाद 631 पेज नंबर के चौथे और 5वें कॉलम में लिखी हुई है और वर्बेटिम लिखी हुई है। एडवीना उनसे पूछ रही हैं कि गांधी जी, आप पे हमला हुआ, आपको डर नहीं लगा? तो गांधी एक दार्शनिक के अंदाज में जवाब दे रहे हैं। और 20 जनवरी 1948 को आज तक अल्लाह ने किसी की ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी नहीं की। गांधी जी ने जो शब्द एडवीना से कहे हैं, जो लैरी ने अपनी किताब में लिखे हैं, फ्रीडम एट मिडनाइट, पेज 631, चौथा और 5वां कॉलम है। वो कहते हैं कि देखो, मैं मौत से नहीं डरता, हां, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब भी मेरे ऊपर कोई हमला हो और मेरी हत्या हो, तो मेरे चेहरे पे मुस्कान हो और मेरे चेहरे से, मेरे मुंह से सिर्फ हे राम निकले।
10 दिन में ये मुराद पूरी हो गई। अब सवाल यह है कि ये किसके कहने पे गई, मेरा सवाल यह है, इस एडविना माउंटबेटन किस एजेंडे के तहत गई? और उस वक्त के पुलिस कमिश्नर दिल्ली ने जो बयान दिया है पब्लिकली, एक हफ्ते पहले पुलिस कमिश्नर बयान दे रहा है, वो बयान मौजूद है, वो अवेलेबल है, कोई बहुत पुरानी चीज नहीं। वो कह रहा है कि गांधी की हत्या के लिए 7 लोग दिल्ली में हैं, नाम बताए, उसने पता बताया। 7 दिन पहले पुलिस कमिश्नर ये कहता है, लेकिन उनके पास एक हिंदुस्तानी भाषा में ठुल्ला भी नहीं था कि गांधी के पास खड़ा कर देता। गांधी को कुछ किसी किस्म की कोई सुरक्षा नहीं दी गई। और जहां गांधी रहते थे, जहां यह हत्या हुई, आप में से कोई दिल्ली जाए तो बिरला मंदिर चले जाइएगा। बिरला मंदिर से आज की उम्र का 80 साल का हमारा बुजुर्ग वहां से पैदल चलकर कि राम मनोहिया जाएगा तो भी 4 मिनट में पहुंच जाएगा। गांधी जी बिरला मंदिर से राम मनोहर हॉस्पिटल आधे घंटे तक नहीं पहुंच पाए। अब इसके 10 मतलब निकाल सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो हमारे यहां इस किस्म के झूठ खूब पढ़ाए जा रहे हैं, और उन झूठ के कारण आपकी पीढ़ी, क्योंकि आप सब लोग इस बात पे ज्यादा यकीन रखते हो कि जो कोर्स में पढ़ लिया है वही फाइनल है, जबकि हम ये मानते हैं कि हमारे घर में दी गई शिक्षा ज्यादा पावरफुल होती है। स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो नंबर लाके पास होने के लिए होती है, न्याय की 100% झूठी होती है। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, महेश्वरी भाई जानते होंगे, इनके दौर में भी रहे होंगे, वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक हिस्टोरियन जिसने हमको भी पढ़ाया, हमारा भी इतिहास है, आज भी जिंदा है, वो मरदूद। वो किताब लिखता है, आप में से कितनों के बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देने गए? क्योंकि आपने अपने बच्चे को बताया है अच्छी डिग्री, बड़ी नौकरी, बड़ी तनख्वाह, यही जीवन का लक्ष्य है, इसके अलावा आपने नहीं कुछ बताया। आपने तो उसको ऐसा कर दिया कि अपने काम से काम रखना, कहीं इधर उधर मत भटकना, बस पढ़ो लिखो डिग्री लो, जाओ और फिर अमेरिका में बड़े पैकेज की नौकरी लेना, और जब कोविड में माता पिता मर जाए तो पीआर एजेंसी को फोन करके कह देना कि मैंने पैसे भेज दिए, दफना देंगे। यह हुआ भारत में। 20 ऐसे किस्से हैं कि उनके बच्चे भारत नहीं लौटे, पीआर एजेंसी को पैसा दिया कि पिता की मौत हो गई है, इनको दफना देना। इस दिन के लिए आपने पैकेज के लिए भेजा है, इसलिए आपने उनको कभी सच नहीं बताया। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो प्रोफेसर जो आज भी जिंदा है, जिसका नाम है इरफान नबी, उसने जो किताब लिखी है वो यूपीएससी में पढ़ना जरूरी है। और आपके बच्चे को अगर नंबर लाने हैं तो उसकी किताब में जो जवाब लिखा है वही लिखना पड़ेगा। उसमें लिखा हुआ है शिवाजी वॉज ए माउंटेन रैट, शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। ये नहीं लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे। आज भी चैलेंज नहीं हुआ। आज की डेट में बता रहा हूं मैं आपको, बंगाल में उसी विश्वविद्यालय की एक महिला जो उनकी दोस्त थी, उसने किताब लिखी है, बंगाल में पढ़ाया जा रहा है, 8वीं क्लास की किताब में पढ़ाया जा रहा है। राम ड्राइव हुआ है रैम्बो से। राम एक आक्रमणकारी था जिसने भारत पर हमला किया। 8th क्लास में बंगाल के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, आज भी है। यह मैं इसलिए लाना चाहता हूं ताकि कल कोई ये न कहे कि भाई हमें पता नहीं था। पता चल जाएगा, शोर मचेगा तो छुपेगी बात। इसकी जिंदा मिसाल बताता हूं। महाराष्ट्र में एक सरकार थी अभी जो गिर गई है। अच्छा, महाराष्ट्र लैंग्वेज हमको आती नहीं, लेकिन हमको कुछ लोगों ने बताया कि ये ऐसा सा मामला है, तो हमने कहा कि मराठी किताब दो हमको, इसका ट्रांसलेशन करके बताओ। मराठी में एक किताब चल रही थी और कितने बारीक तरीके से 3 साल हो गए थे उस किताब को, और वो पढ़ रहे थे। उसमें 90% हिंदू बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन ना उन बच्चों ने माता पिता से पूछा, ना भाई से पूछा। बच्चे पढ़ रहे हैं, नंबर आ गए, हमारा बच्चा ठीक है। हम इतने गाफिल हैं। उस किताब के अंदर उसमें लिखा हुआ था कि भगत सिंह, राजगुरु और कुर्बान अली को फांसी हुई थी। मैंने कहा ये कुर्बान अली नहीं आ रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं, 3 साल तक पढ़ाया गया। महाराष्ट्र के जितने दौरे हुए, जितनी मेरी मुंबई में मेरी सभाएं हुई, अभी कल फिर मैं यहां से मुझे मुंबई जाना है,
हर सभा में जोर जोर से बोलते हैं, नाम लेके बुलाते हैं। अभी 2-3 महीने पहले लोग मेरे पास आए कि सरकार बदलने से पहले वो चैप्टर हटा दिया गया। आज आपको लड़ाई लड़नी पड़ रही है, आप सो रहे हैं। आप कहते हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा बच्चा पढ़ गया तो नहीं। अगर आप सच में राष्ट्र को जानते हैं, अपनी सभ्यता, परंपराओं और मान्यताओं के प्रति आप कटिबद्ध हैं, अगर चाहते हैं कि सनातनी ये संस्कार आगे जाएं, तो सबसे पहला नियम है कि लालच अपने मुंह से हटा दीजिए। लालची आदमी कायर होता है, और कायर शत्रु का सामना नहीं करता, समझौता करता है। जिस दिन भी आपके मन से यह डर निकल जाएगा कि मुझे किसी के जूते उठाने से, किसी की गाली सुनने से क्या फर्क पड़ता है, कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला। जिसके भाग में होता है चल के आता है। कोई नहीं जानता था, न हिंदी जानता है ढंग से, एक छोटे से राज्य का सीएम बना, कौन जानता था। दिल्ली में तो अंग्रेजी बोलने वालों का बोलबाला था। कोई नहीं कह सकता था कि एक आदमी आएगा और पूरा देश खड़ा हो जाएगा और फिर उसे हटाने के लिए पूरी दुनिया एक होगी। कोई नहीं जानता था। इसलिए अंग्रेजी बोलने से राष्ट्र नहीं बचता है, आदि आस्तीन का कुर्ता पहनने से भी बचता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, डिग्रियां और मार्कशीट, जिस समाज को अपने बच्चे की डिग्री और मार्कशीट के नंबर की चिंता होती है, पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, जिसके पास डिग्री होती है वो नौकरी बचाता है, राष्ट्र नहीं बचाता। और मैं बताता हूं आपको उसकी जिंदा मिसाल, मेरे कैरियर के जमाने की चीजें इसलिए बताता हूं आपको। बलिया नाम की एक जगह है, वहां से एक शख्स प्रधानमंत्री बने। उस समय हम एक्टिव जर्नलिज्म में थे, अक्खड़ आदमी थे। एक दिन उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। वो अपने प्रधानमंत्री कार्य से निकल के राष्ट्रपति भवन जा रहे थे, बहुत तेजी से। उस प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर एक बेंच पड़ी हुई थी, उसमें एक आदमी ऐसे करके बैठा हुआ था। हम सब ने देखा अपनी आंखों से। और वो जा रहे थे तेजी से निकल के, थोड़ा गुस्से में भी थे। एक आदमी भागा उनके पीछे पीछे, सर 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 सर। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, तो बताओ क्या बात है। सर आप जा रहे हैं, मुझे यूजीसी का चेयरमैन बना दीजिए सर। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम इतनी देर में क्यों आए हो। अब उनको क्या क्या मतलब किसके भाग में क्या लिखा होता मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा कि अब तो, और इस पे तो मैं साइन नहीं कर सकता, इस पे एचआरडी मिनिस्टर करेगा। तो अलीगढ़ के पास एक जगह है फिरोजाबाद, वहां के एक एमपी है रामजी लाल सुमन, वो उस समय के एचआरडी मिनिस्टर थे। उनको ढूंढवाया गया कि वो कहां हैं, वो हमेशा बिजी रहते थे। तो जब वो चंद्रशेखर रुक गए तो मीडिया में खबर चली कि चंद्रशेखर का मन बदल गया, अब वो इस्तीफा नहीं दे रहे। और ये चलती रही, अब वो बेचारे वहीं खड़े रहे। आधे पौन घंटे में रामजी लाल सुमन आए, उन्होंने कहा यार इसको एचआरडी मिनिस्टर के नाते इस पे साइन कर दो तो ये यूजीसी का चेयरमैन बन जाए। और चले गए, इस्तीफा दे दिया। जानते हैं कौन आदमी था वो? उसका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। जिंदगी भर डिग्री और नौकरी की चिंता की, 10 साल भी नौकरी की उसने। इत्तेफाक की बात है कि आपने इस बार ऐसा चुना है कि जिसके पास ना उत्तर प्रदेश वाले के पास डिग्री है, ना ऊपर वाले के पास डिग्री है। इसे आप बदलिए। आपकी जितनी समस्याएं हैं, ये मान लीजिए कि अपने जीवित रहते हुए कुछ समस्याओं समाधान होगा, और राष्ट्र को आप उस लायक पे ले जाके खड़े हो जाएंगे कि जो भी दिल्ली में बैठेगा वो ये कहेगा कि पहले 95 करोड़ लोगों की सुनूंगा, ये 15% की नहीं सुनूंगा। उसके लिए आपको
अपने अंदर से बहुत सारी चीजें निकाल के बाहर फेंकनी पड़ेंगी। बेटी की शादी करें, बेटे की शादी करें, खूब गोत्रों का ध्यान रखें, अपनी जाति का ध्यान रखें, लड़के के बारे में खूब इंक्वायरी करें, लेकिन जब राष्ट्र को चुने तो योद्धा चुने, अपनी जाति का आदमी न चुने। और आप जब ये भरोसा दिलाते हैं तो विष्णु भाई चले गए। कैसे काम होते हैं। 14 में हुआ तो उत्तर प्रदेश वालों को समझ में आ गया। आपने वो करिश्मा 17 में करा। 17 वाले ने, देखिए कैसे, मैं फिर आपको कह रहा हूं, आप जानते हैं मैं कहां पैदा हूं, मेरा कुछ पता नहीं, लेकिन मैं आज ये मानता हूं ये पूरा जीवन जो पिछले 2012 से चल रहा है, आप कहें तो मैं रात 4 बजे तक बोल सकता हूं, थकूंगा नहीं। ये मुझ में शक्ति नहीं है, किसी कारण से शक्ति है मुझ में। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं किसी मतलब से नहीं बोल रहा, मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। बनारस की 4 साधारण से परिवार की महिलाएं, बिल्कुल साधारण से परिवार की महिलाएं, कैसे किसी को प्रकृति अपना काम कराने के लिए चुनती है। उन 4 महिलाओं ने, उनको कोई नहीं मिला। ये विष्णु शंकर बेचारा शरीफ सा लड़का गाजियाबाद में रहता है, उनको कैसे लगा कि विष्णु नाम का कोई आदमी, क्योंकि हम बोलते बहुत रहे हैं विष्णु का नाम, उन्होंने ढूंढ लिया और विष्णु से कहा कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद अल्लाह को प्यारी हो गई थी, तब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम के कारण उस वक्त मुलायम सिंह सरकार ने देश भर में बहुत सारी चीजों पे प्रतिबंध लगा दिया था। बाबा विश्वनाथ की नगरी के अंदर श्रृंगार गौरी का एक मंदिर है और श्रृंगार गौरी की दीवार ही है, अंदर का हिस्सा बंद है। वहां पूजा हो रही थी निरंतर, पूजा बंद कर दी गई। अब वो 4 महिलाएं किस कारण से आई और कैसे विष्णु शंकर से टकराई, विष्णु शंकर जैन ने उनकी पिटीशन हाई कोर्ट में डाली और हाई कोर्ट में डाल के सिर्फ ये कहा कि राज्य सरकार को ये निर्देश करें कि ये लॉ एंड ऑर्डर के कारण बंद कर दिया गया था 1992 में, राज्य सरकार इस पर जवाब दे। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करा कि आप जवाब दीजिए कि ये सरकार क्या क्या रोकते हैं। तो जो आपने 17 में बिठाया है वो कपड़े ऐसे पहनता है, उसमें जेब ही नहीं है। उसने कागज देखा, अपने ब्यूरोक्रेट को बुलाया कि क्या कह रहे हैं इसमें। उन्होंने कहा साहब ये कह रहे हैं कि ये जो आपने उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो रोक लगाई है इसकी इजाजत दें। उसने कागज लिया, लेते हैं इनसे कोई मर मरा ना जाए, लेकिन इनकी वकालत ने कईयों को मार दिया है। वो गए और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, जो इत्तेफाक से वो जज साहब आपके शहर में है, मेरी एक विनती है, हमारे बीच में से जिसने महान कार्य किया है वही ब्राह्मण है, बस। मैं अपनी जितनी मेरी कैपेसिटी है, मुझे जब पूरी घटना का पता चला तो मैं घर गया, बिना बताए गया, क्योंकि मेरे जाने से बड़ा शोरगुल होता है। उनके घर गया, उन्होंने बेचारों ने इतना सुन रखा था मुझे कि मुझे लगा बिगड़ने का कारण मैं ही हूं। वो बेचारे पैर छूने के लिए झुके, मैंने कहा ये नहीं होता। मैंने उनके पैर छुए, उनकी मां के पैर छुए, उनकी पत्नी के पैर छुए, और वो बहुत खुश थे। ये सब मैंने, क्योंकि मुझे कोई वोट नहीं लेना था, मुझे उनको ये मैसेज देना था कि अगर आप मुझे सुनते हैं, बहुत बड़ा आदमी मानते हैं, तो मैं आपके पैर छूने आया हूं, क्योंकि आपने सनातन का बड़ा काम किया है। और उस आदमी ने ऑर्डर किया कि सर्वे होना चाहिए। तो छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, एकदम पहुंचे। अरे यहां कौन आ सकता है, परिंदा पर नहीं मार सकता, और दंगा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को जज साहब ने बुलाया, डिस्ट्रिक्ट जज को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कितना पावरफुल था। उनसे कहा कि मैं आपको निर्देश देता हूं
कि कल चाहे शूटेड साइट के ऑर्डर दीजिए, चाहे कर्फ्यू लगाइए, 26 लोगों का जिनको निर्धारित किया गया है, इन्हें सर्वे करना है कल।